नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव। अभी आप देख रहे हैं वेल न्यूज 24.in। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। थाना परिसर में रमजान को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। मधुपुर में स्थानीय लोगों ने बैरिकेडिंग लगाकर किया मोहल्ले को लॉकडाउन। कोरोना योद्धाओं के बाद अब भाइयों असहायों को करवा रही है भोजन। क्रिएटिव कैरियर क्लासेस के छात्रों ने जेपीएससी परीक्षा में लहराया परचम। लावपाला के निकट पाइपलाइन लीकेज के कारण पेयजल की हो रही है बर्बादी। मार्गो मुंडा में जीव सदस्य ने बांटे मास्क एवं सैनिटाइजर। मधुपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे लोग अनुपालन। हाले मधुपुर, हम नहीं सुधरेंगे। एक पैगाम आवाम के नाम। एक मुलाकात पूर्व प्राचार्य सुमन लता के साथ। अब खबरें विस्तार से। रमजान के पवित्र माह में रोज़ा और इबादत सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और लॉकडाउन के दौरान शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करते हुए की जाए, यह अपील मधुपुर थाना परिसर में शांति समिति ने की है। शांति समिति की बैठक बुधवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति के सदस्यों ने बताया कि रमजान पर्व के दौरान मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी। लोग अपने अपने घरों में नमाज व तरावी पढ़ेंगे और शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। आज थाना परिसर में माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में आने वाले पवित्र रमजान महीना के लिए प्रत्येक मोहल्ला से हम लोगों ने कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया था और उनके माध्यम से हम लोगों ने एक संदेश भिजवाया है कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान जितने भी तरह के नियम बनाए गए हैं उसका पालन करते हुए ही हम लोग अपने अपने त्यौहार को मनाएं। लोगों ने आश्वासन दिया है कि उनके तरफ से भी जो भी हिदायत सरकार की है, जो भी नियम सरकार का है, उसका अनुपालन किया जाएगा और उसके अंतर्गत ही वो अपने सारे कार्यक्रम को करेंगे। जैसे सारे लोग घरों में ही रहेंगे, नमाज के लिए कहीं भी वो एकत्र नहीं होंगे। एक तरावी का मुद्दा आया था तो एक स्वर में लोगों ने कहा कि तरावी भी लोग घर में ही पढ़ेंगे, उसके लिए भी मस्जिद जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सभी लोग जो हैं पहले से ही जागरूक हैं और ये सुन करके अच्छा लगा कि सब लोग सरकारी नियमों का जो पालन करेंगे। कुछ बाज़ार को लेकर के चर्चा थी, उसमें भी बड़ा ही अच्छा सुझाव सबके तरफ से आया है। किसी को किसी प्रकार के खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। इस प्रकार से हम लोग बाज़ार को व्यवस्थित कर रहे हैं कि लोगों को आसानी से सामान खाने पीने का जो है वो मिलता है। देवघर में पहला कोरोना पॉजिटिव के पाए जाने के बाद सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि मधुपुर और आसपास के सभी क्षेत्र में लोग अलर्ट हो गए हैं। मधुपुर के वार्ड 15 के मछुआटाड़ में मोहल्ले वासी और भी जागरूक हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने अपने मोहल्लों को बैरिकेडिंग कर लॉकडाउन कर दिया है। यहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं मोहल्ले के लोगों को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस वक्त मैं मधुपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 में मछुआटाड़ इलाके में हूं और यहाँ के लोगों ने बांस की बैरिकेडिंग लगाकर गांव प्रवेश करने वाले मुख्य रास्ते को बंद कर दिया गया है। आइए हम जानते हैं यहाँ के रहवासियों से कि इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है और क्या कारण है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सर आप बताइए, अपना नाम बताइए और ये जो बैरिकेडिंग लगाए इसके पीछे क्या कारण है? मोहम्मद आज़ाद अंसारी। बैरिकेडिंग लगाने के कारण ये हुई कि ये महामारी का बीमारी जो हमारे यहाँ जो हमारे पूरे मधुपुर में आज तक नहीं थी, जो कि जिसका शंका हो रही है मधुपुर में हमारी आ रही है और यहाँ का लोगों को पालन नहीं करने के कारण से हमने ये कदम उठाना पड़ा। जो कि हमारा मधुपुर हमारे सारे अपने परिवार हैं, ऐसी नहीं है कि जाति पक्ष यहाँ हमारे कोई भी जाति है, जाति नहीं, हम सब एक परिवार है। जो कि हम सबको इससे बचना है, इसका पालन करना है और सही अच्छी ढंग से इसका करना है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 के वार्ड पार्षद गुड्डू दुबे जी। आइए इनसे जानते हैं क्या उद्देश्य है। आज हमारे वार्ड संख्या 15 में
मछुआटांड़ बस्ती से एक फ़ोन के दूरभाष पर एक खबर आई कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से जो भी लोग प्रवेश करें उनका समुचित जांच करके द्वारा हम लोग करें। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम भी यहाँ पे आए। आने के बाद इनके कदमों से कदम मिला करके हम चलने का प्रयास किए और ये एक बहुत अच्छी सोच है, अनूठी पहल है कि जो भी चाहे दूध वाला हो, सब्जी वाला हो या कोई भी व्यक्ति यहाँ आए तो उसकी जाँच के द्वारा ही उसको अंदर प्रवेश करने दिया जाए, सैनिटाइज का इस्तेमाल किया जाए। मोहल्ला वासियों ने एक जागरूकता शिविर भी चलाया जो आपस में लोगों ने समझाया कि किस तरह हम लोगों को रहना है, इस वैश्विक महामारी से हमें कैसे लड़ना है। इस पहल को मैं चाहता हूं इस वेल न्यूज़ के माध्यम से कि ये मधुपुर के सभी नगरवासी इसका उपयोग करें और सभी लोग इस कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होकर के इस लड़ाई को हम लोग जीत हासिल करें। मैं मिनहाज राही, वेल न्यूज़ 24.in के लिए। क्या आपने खाना खा लिया है? नहीं तो ये लो। यह किसी फिल्म का डायलॉग या किसी कविता की पंक्ति नहीं, बल्कि लॉकडाउन की इस स्थिति में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के मुंह से सुनने को मिल रहा है, जो सेवा में लगे हैं। भाजयुमो द्वारा लोग सुबह से लेकर रात तक विभिन्न जगहों पर लोगों को भोजन करा रहे हैं। कोई भी भूखा पेट ना सोए, इसी उद्देश्य के साथ ये लोग दिन रात शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भी भ्रमण कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन से परेशान उन घरों में बुधवार को खुशी देखी गई जिन घरों के बच्चों ने जेपीएससी की परीक्षा पास की। छात्रों ने परीक्षा पास कर परिवार के साथ साथ मधुपुर एवं अपने संस्थान क्रिएटिव कैरियर क्लासेस का भी मान सम्मान बढ़ाया है। इस संस्थान से 2 छात्र सफल हुए हैं। हमारे संवाददाता मिनहाज द्वारा संस्थान के निदेशक पंकज पीयूष के साथ खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं क्रिएटिव कैरियर क्लासेस में और हमारे साथ हैं इस संस्था के संस्थापक पंकज पीयूष जी। चूँकि अभी 2 दिन पहले जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आया है जिसमें इस संस्थान के 2 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या मेहनत रही है इन लोगों की। जो आप सुनते आ रहे हैं कि ये क्लासेस यहाँ से जो भी बच्चे यहाँ से निकले हैं, कई ऐसे लड़के हैं जो आज सरकारी सेवाओं में हैं। तो आइए पूरा विस्तार से जानते हैं हम पंकज सर से। सर, इसके बारे में कुछ बताएं। तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी आपको इसलिए बधाई कि ये जो सफलता मिली है केवल क्रिएटिव करियर क्लासेस के लिए नहीं है और वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है जिन्होंने सफलता अर्जित की और या उनके परिवार, ये पूरे शहर की मान की बात है। और मधुपुर जैसे छोटे शहर से जेपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होना, और चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत बेहतर सुविधाएं नहीं हैं, ये शहर जो है लोग मान के चलते हैं कि ये छोटा शहर है, यहाँ सब अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि यह जो बात है वो काफ़ी भ्रामक है। मधुपुर शहर से एक लड़के, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यहाँ के छात्रों में प्रतिभा अपार है, लेकिन ज़रूरत है उसे निखारने की। तो क्रिएटिव करियर क्लासेस संस्थान जिसकी स्थापना हमने 1999 ईस्वी में की थी, उस समय तो ये झारखंड अलग भी नहीं हुआ था, अविभाजित बिहार के समय हमने किया था। और तभी से यहाँ के छात्रों ने इस संस्थान पर भरोसा दिखाया और आज मैं समझता हूँ कि लगभग 400 से अधिक, 450 के आसपास एस्पिरेंट्स जो यहाँ के हैं वो विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियोजित होकर न केवल अपने शहर का मान बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार का मान बढ़ा रहे हैं, अपितु ये पूरा देश में अपनी सेवा से या अपनी सेवा भाव से पूरे देश का मान बढ़ा रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ। सभी जो छात्र जो सफल हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा आपने भी कहा कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में, हाँ जो सही बात है, परसों रिजल्ट आया है जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का। तो हमारे संस्थान से 4 छात्र इंटरव्यू दिए थे। 4 में से 2 छात्र को अंतिम रूप से सफलता प्राप्त हुई है। एक छात्र हैं प्रमोद आनंद जी। प्रमोद आनंद जी बेहद ही साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस संस्थान पर भरोसा जताया और यहाँ तैयारी की और
उनका चयन अभी झारखंड प्रशासनिक सेवा में हुआ है। उनका ओवरऑल रैंक 99 है और उन्हें अपने कैटेगरी में 5th रैंक प्राप्त हुआ है। इससे पहले प्रमोद आनंद रेलवे ग्रुप डी में भी नौकरी कर चुके हैं, बैंक में भी उनका सिलेक्शन हुआ था और वर्तमान में वे एजी कार्यालय रांची में सीनियर ऑडिटर के पद पर कार्यरत है। तो वो पिछले बार भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था 5वीं जेपीएससी के लिए, लेकिन उस पर कुछ मार्क्स के कारण असफल रह गए, लेकिन इस बार उन्हें अंतिम रूप से सफलता मिली है। और एक और अन्य छात्र प्रदीप मेहरा, वो यहीं बगल के सारठ प्रखंड के पथरडा के निवासी हैं। वो भी काफ़ी साधारण परिवार के, उन्होंने भी इस संस्थान पर भरोसा जताया, यहाँ तैयारी की और उनका चयन पहले भी रेलवे ग्रुप डी में भी हुआ है। उसके बाद वो गुड्स गार्ड के पद पर भी अभी कार्यरत है दक्षिण रेलवे में, दक्षिण पश्चिम रेलवे में आपका जमशेदपुर में वो गुड्स गार्ड के पद पर कार्यरत है। और अभी हाल में उनका चयन झारखंड हाई स्कूल टीचर में भी हुआ था, लेकिन उन्होंने उस सेवा को स्वीकार नहीं किया और अभी गुड्स गार्ड के पद पर है और अभी उनका चयन झारखंड वित्त सेवा के लिए हुआ है। दोनों ही छात्र, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों दोस्त हैं, दोनों ने साथ मिलकर तैयारी किया, दोनों यहाँ पर एक ही बैच में तैयारी करते थे और दोनों ने पिछले बार भी 5वीं जेपीएससी की परीक्षा दी थी और दोनों इंटरव्यू भी दिए थे। इस बार दोनों एक साथ फिर तैयारी किए और इस बार दोनों सफल हुए और दोनों बेहद ही साधारण परिवार का है। ये मधुपुर के लिए गौरव की बात है, सिर्फ उन 2 छात्रों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए गौरव की बात है, क्रिएटिव कैरियर क्लासेस के लिए गौरव की बात है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आगे इसमें और कुछ बढ़ोतरी हो, इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, इस बार जो रिजल्ट आया है, इससे न केवल यहाँ के छात्रों में हौसला बढ़ा, छात्रों का हौसला बढ़ा, बल्कि मेरा भी हौसला बढ़ा है। मेरे अंदर भी एक असीम उत्साह का संचरण हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा रिजल्ट हो सकता है। पहले भी हुए हैं जेपीएससी में, यहाँ के पिछले बार प्रमोद आनंद के बड़े भाई संजय आनंद, उन्होंने भी सफलता अर्जित की है पिछले बार। वो आज गोड्डा अभी उनका स्थानांतरण साहेबगंज में हुआ है, जिला श्रम अधीक्षक के पद पर है, कि शहर को एक और भी अच्छा रिजल्ट मैं दे सकूं और यहाँ के छात्रों में ये विश्वास हो जाए कि सफलता प्राप्त करने के लिए किसी बड़े शहर का जाना जरूरी नहीं, अपना शहर ही पर्याप्त है। हाँ, उचित मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। मधुपुर के लावपाला के निकट पेयजल जलापूर्ति पाइपलाइन लीकेज के कारण हो रही है लगातार पेयजल की बर्बादी। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वेल न्यूज पेश करता है लॉकडाउन के नन्हे कलाकार। अगर आपके बच्चे में भी है कोई छुपी प्रतिभा तो हमें साझा करें, हम आपकी प्रतिभा को निखारेंगे। मैं ऋचा कुमारी। भारत क्या है? मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुंदरी सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद था जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। यही खूबसूरती है भारत की। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। किसी को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बाद अब मधुपुर के लोग और भी सतर्क हो गए हैं और अब अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं अनुपालन। कोरोना योद्धा द्वारा लगातार
सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो कर रहे हैं, कई लोग इस आदेशों का पालन तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हम नहीं सुधरेंगे। कोरोना वायरस से बचाव हेतु मार्गो मुंडा के जीप सदस्य मोहम्मद इमरान द्वारा लगातार जरूरतमंदों को मास्क एवं सैनिटाइजर देकर की जा रही है मदद। अब देखते हैं एक पैगाम आवाम के नाम। मैं मधुपुर की जनता से अपील करता हूँ सभी से कि लॉकडाउन का नियम से पालन करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को ध्यान में रखते हुए सभी ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा बिना वजह बाहर ना निकलें। सभी लोग सुरक्षित रहें और मधुपुर में जो ग्रीन फूड के तहत जो चलाया जा रहा है, गरीब लोग को वो अंतिम व्यक्ति तक, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए, राशन का काम पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं समिति के लोगों को इसके लिए। और मधुपुर में अभी तक किसी का पॉजिटिव नहीं आया है, ये बहुत बहुत मतलब भगवान की कृपा है। और मैं चाहता हूं कि किसी को ना हो और बढ़िया रहे, सुरक्षित रहे, अपना शहर को सुरक्षित रखे, गांव को सुरक्षित रखे, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं मधुपुर वासियों से मैं आग्रह करूंगा, मेरी यही विनती है कि वे सभी कोई अपने अपने घरों में रहें और पूर्ण लॉकडाउन का पालन करें, तभी इस महामारी से हमको निजात मिल सकती है। और मैं तो यही चाहूँगा और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, उनका भजन कीर्तन करें निरंतर अपने घरों में बैठ कर के। मैं पूर्व पार्षद राजू सिन्हा मधुपुर वासियों से मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वे लोग घर पर रहे, तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन का लगाया है उसका हम लोग पालन करें। और जब कोई भी व्यक्ति मधुपुर वासी अगर निकले, अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से निकले, अन्यथा नहीं निकले। नहीं तो हम लोग जिस रोग से पूरा वर्ल्ड मर्मित है, हम लोग भी मधुपुर में भी सुनते हैं सारवा में इस रोग का कोई पॉजिटिव व्यक्ति मिला है, इसलिए हम लोग और भी घर के अंदर रहें और लॉकडाउन का पालन करें और सुरक्षित रहें। अब वक्त हो चुका है हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात। आज हमारे एक मुलाकात के अतिथि हैं मधुपुर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुमन लता। वेलन्यूज़24.in की एक ख़ास पेशकश, एक मुलाकात, जिसके तहत आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुमन लता जी से। और सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप महिलाओं के लिए एक आदर्श रूपी हैं, तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में खासकर महिलाओं की क्या भूमिका रही, इसके बारे में थोड़ा बताएं। लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व में है और इसमें महिलाओं की भूमिका यही रही है जैसी भूमिका सृष्टि के लिए उनकी होती है। जहाँ विदेशों में या हम कहें कि बहुत ज़्यादा एडवांस जगहों में महिलाएं इस लॉकडाउन से ऊब रही हैं और उनका रिएक्शन इस रूप में आ रहा है कि उनको आज़ादी नहीं मिल रही है, छूट नहीं मिल रही है। वहीं हमारे भारतीय ग्रामीण और सांस्कृतिक शहरी परिवेश की जो महिलाएं हैं, जिनके भीतर भारत की आत्मा है, वे महिलाएं कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रही हैं। जहां विदेश की महिलाएं ऊब रही हैं, वहाँ भारतीय महिलाएं खुशनुमा माहौल के रूप में मना रही हैं। वो तरह तरह के व्यंजन बना रही हैं जो उनके भागम भाग वाली ज़िंदगी में नहीं हो रहा था। बच्चों के साथ खेल रही हैं, पुरुषों के मनपसंद डिशेस दे रही हैं और वातावरण को सुहृद, सौहार्दपूर्ण और सुंदर बना रही हैं। कहा जाता है हमारे यहाँ कि घर की नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, ये कहावत होती थी। आज उसको इस विषम परिस्थिति में महिलाएं चरितार्थ कर रही हैं। और जो पुरुष
बाहर घूम रहे थे, जिनका कार्य क्षेत्र ही बाहर था, उनको घर में रहना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो कम से कम उनको बढ़िया भोजन के बहाने, सामीप्य और सानिध्य के बहाने इस तरह से रख करके महिलाएं बड़ी महती भूमिका इसमें निभा रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ सुझाव देना चाहेंगी इसके अलावा महिलाओं को? नहीं, मैं उनके इस प्रयास को नमन करती हूँ और उनको सुझाव अगर कहें तो सिर्फ इतना देना चाहती हूँ कि वो जैसे धैर्यपूर्वक इस काम को कर रही हैं, करती रहें, क्योंकि स्त्री जननी होती है और धैर्य की प्रतिमूर्ति होती है, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है। जिस तरह प्रसव पीड़ा सहकर एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, जन्मदात्री माँ से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है, ठीक वही भूमिका अभी है कि ये जो वक्त की पीड़ा है, ये प्रसव पीड़ा की तरह दुखदाई है, किंतु इसका सुखदाई अंत होगा और इससे एक नए भारत का, एक नए विश्व का जन्म होगा और उसकी जननी के रूप में स्त्री की भूमिका रही है, रहनी चाहिए। एक सवाल मैं लेना चाहूँगा आपसे, चूँकि हिंदी साहित्य और शिक्षण पद्धति से आपका एक पुराना रिश्ता है और आपकी भूमिका भी रही है, इसमें बहुत योगदान भी रहा है। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है या आपके ज़माने की जो शिक्षा व्यवस्था थी, तो उसमें आपको और क्या जोड़ने की ज़रूरत है या ऐसी कोई सलाह आपकी नज़र में? साहित्य और शिक्षा ये दो मेरे कर्म क्षेत्र रहे। शिक्षा सेवा से मैं अवकाश प्राप्त हूँ, किंतु शिक्षा और साहित्य व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा आयाम है जिससे कभी सेवा मुक्ति नहीं होती है, उससे लोग मुक्त नहीं होते हैं। तो आज भी शिक्षा पद्धति में बहुत बदलाव आया है, लेकिन मेरी दृष्टि में सकारात्मक बदलाव कम आए हैं और नकारात्मक बदलाव अधिक आए हैं। हम मशीनीकरण के नाम पर साहित्य को खा रहे हैं। साहित्य कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होता है, पर आज बच्चों को उसी तरह पढ़ाया जा रहा है। दोष बच्चों का नहीं है, दोष हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की है, शिक्षा नीति की है और मैं इसका विरोध करती रही हूँ, क्योंकि हम लोगों के नीति निर्माता पता नहीं क्यों पूरी तरह नहीं सोचते हैं, एक ही डंडे से सबको हाँक देते हैं। अब अगर हम 4 प्रकार के जानवर को एक साथ लेकर के डंडे से हाँक दें तो वो चारों साथ तो नहीं चल सकेंगे। ठीक उसी प्रकार विषय जो हैं वो अलग अलग हैं, उनकी आत्मा अलग अलग है और इस अलग अलग आत्मनिर्भरता के कारण विषयों को भी विषयवार शिक्षा नीति से जोड़ना चाहिए था, जो हमारे देश में कभी नहीं हुआ। हमारे देश में शिक्षा के नाम पर सिर्फ प्रयोग होते हैं और प्रयोग में जो उसका वाहक बनता है प्रयोग का, वो होते हैं हमारे भविष्य के बच्चे, जो हमारा भविष्य है। तो भारत के भविष्य पर शिक्षा जैसी संवेदनशील मुद्दे को हम अगर प्रयोग की वस्तु बनाए रखेंगे तो हमारी शिक्षा वैसी सार्थक नहीं होगी। हमारे यहाँ इतनी प्रतिभाएं हैं, चाहे जिस क्षेत्र में आप देखिए, एक से एक युवा। अभी का ही समय देख लीजिए, इस कोरोना मुक्ति के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं जिसकी विश्व में कोई कल्पना भी नहीं कर पाया है, और लागत कितनी कम। भारत गरीब है, गरीब देश क्या काम है, तो उसी तरह की वैज्ञानिक उपलब्धि दे रहे हैं। वो रिस्ट वॉच जो बना रहा है जिससे कि संक्रमण का अलार्म आता है, वो मात्र 300 रुपये में बन रहे हैं। वो कितना सुंदर वो बालक है, कितनी प्रतिभा है उसके भीतर। उस ऐसे बच्चों के लिए एक धारा होनी चाहिए थी, एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं है हमारे यहाँ। विदेशों में इन चीज़ों को देखा जाता है। यह साहित्य का ही क्षेत्र है। मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चियाँ इतना अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन उनको हम पढ़ाने चलते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ाने लगते हैं। अरे साहित्य ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, साहित्य सृजन की वस्तु है। ये बात नहीं समझ रहे हैं हमारे नीति निर्माता, और इसलिए हमारे भारतीय समाज की जो नई पीढ़ी है, जो भारत का भविष्य है, जिस पर आगे के भारत की संस्कृति, समृद्धि, वैज्ञानिक उपलब्धि और विकास निर्भर करता है, उसके लिए हम मेरे विचार से अभी सही प्रशस्त मार्ग प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो क्या सरकार को शिक्षा और साहित्य को लेकर के कुछ अच्छे कदम उठाने की ज़रूरत है? अत्यधिक जरूरत है, कुछ नहीं, अत्यधिक जरूरत है। मैं इसी बात पर तो जोर दे रही हूँ कि साहित्य और शिक्षा, किसी भी प्रकार की शिक्षा, मैंने तो उदाहरण विज्ञान का भी दिया, किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए सरकार को और अधिक विस्तृत सोच वाले कदम की आवश्यकता है, और प्रयोगशाला इसको नहीं बनाया जाए, जो भी हो प्रयोग अलग करके ठोस कदम उठाया जाए, ये मेरा मानना है। चूँकि आज पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से ग्रसित है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक संदेश अपने आवाम के नाम। मैं लोगों से वही कहना चाहती हूँ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, WHO के डायरेक्टर कह रहे हैं, यानी पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व आज इससे आक्रांत है, और विश्व की तुलना में हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं बहुत कम हैं। हमारा देश गांवों में बसता है, जहां मूलभूत सुविधाओं की भी आज भी कमी है। तो ऐसे में अगर यह संक्रमण शहरों से गांवों की तरफ चला जाएगा, झुग्गी झोपड़ियों की तरफ चला जाएगा, तब किसी के संभाले नहीं संभलेगा, और ऐसा नरसंहार होगा, ईश्वर करे वह दिन कभी ना आए, पर अगर ऐसा होता है तो संभाले किसी के नहीं संभलेगा। इसलिए अभी ही जो इसका एकमात्र मंत्र है लॉकडाउन, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए औरों से दूरी बनाकर रहिए, अपने घरों में रहिए, दिए गए निर्देशों का ईमानदारी से पालन कीजिए। कुछ बच्चे हमारे यहाँ, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे नहीं, लॉकडाउन के नियमों को भी वो मजाक समझते हैं, तो ऐसा न समझें। वे युवा भारत के कर्णधार हैं, उन्हीं पर देश की संपूर्ण शक्ति टिकी हुई है, और भारत युवा है, वृद्ध भारत नहीं है। यहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो ये युवा भारत है, इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी हो जाती है कि वे स्वयं भी इसका पालन करें और दूसरों से भी, अपने इष्ट मित्र, अपने समाज परिवेश से इसका पालन करवाएं, क्योंकि हमारे पास बचत का एक यही रास्ता है। दुश्मन जो है वो एक पौराणिक कथा है रक्त बीज की, तो उसमें ये होता था, वो राक्षस था रक्त बीज, उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती थी तो उसी के समान बलशाली एक और दैत्य पैदा हो जाता था। उसके संहार के लिए जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए जाते थे तो उससे तो रक्त गिरेगा ही गिरेगा, और जब गिरेगा तो उसके समान बलशाली पैदा होगा, तो एक से वो पूरी पृथ्वी पर छा गया था। हमको तो लगता है ये कोरोना वही रक्त बीज है जो एक से न जाने कितनों में चला जाता है और अपने ही समान बलशाली पैदा कर लेता है। तो उसका उपाय भी वही है। रक्त बीज का संहार हुआ, आज तो हुआ है नहीं। उसके संहार के लिए चंडिका आई थी और चामुंडा देवी ने किया ये था कि हाथ में खड्ग और खप्पड़ दोनों लिया था। खड्ग यानी कि तलवार, खप्पड़ यानी कि एक ऐसा गोल वस्तु, पात्र जिसमें कि रक्त को गिराया जा सके। तो उसका सर वो काटती थी और सारा रक्त उसमें लेकर और उसका पान कर जाती थी, भूमि पर गिरने ही नहीं देती थी, और इस प्रकार रक्त बीज का संहार हो गया था। तो आज इसी कथा को मिथक के रूप में युवाओं को समझ लेने की आवश्यकता है। विषाणु को हम फैलने नहीं देंगे, उस जहाँ पैदा हुआ है वहीं उसको समाप्त कर देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, दिशा निर्देश सुमन लता जी से। अपने सहयोगी प्रदीप राज के साथ मैं मिन्हाज राही, वेल न्यूज़ 24.in की। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी खबरें आप तक पहुंच सके। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.velnews24.in।